सत्ता वो चाबी है जो तुम्हारे हर ताले को खोल देगी। एक ऐसा दलित नेता जिसने देश के दलितों को सपने देखना सिखाया। एक ऐसा नेता जिसने सदियों से कुचले गए, अपमानित किए गए और हाशिए पर धकेल दिए गए करोड़ों दलितों की वो चुप्पी, वो दर्द जो हर रोज जाति की जंजीरों में जकड़ा जाता है, वो आंसू जो कभी खुलकर नहीं बहते, उस दर्द को अपनी ताकत बनाकर उस चुप्पी को चीख में बदलता है। एक ऐसा दलित नेता जो सरकारी कुर्सी की चमक छोड़कर सड़कों पर उतरता है और कहता है, बहुजनों उठो, सत्ता वो चाबी है जो तुम्हारे हर ताले को खोल देगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मान्यवर कांशीराम जी की। एक ऐसा योद्धा जिसने दलितों की आह को राजनीतिक क्रांति में बदल दिया, ऊंची जातियों के गढ़ को हिला दिया और पूरे भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्रांति कैसे शुरू हुई? एक छोटी सी घटना से जो एक अधिकारी की पिटाई तक पहुंची और फिर जन्म दिया देश के सबसे बड़े बहुजन आंदोलन को। आज हम कांशीराम के राज को खोलेंगे और उस एक आदमी की कहानी, हर एक कहानी को जानेंगे जिसने करोड़ों दबे कुचलों को आवाज दी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 15 मार्च 1934 से, जब ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले, जो कि अब रूपनगर है, वहां के पृथ्वीपुर बुंगा गांव में एक रामदासिया सिख परिवार में मान्यवर कांशीराम का जन्म होता है। ये परिवार चमार जाति से था जो चमड़े का काम करता था, लेकिन परिवार संपन्न था। करीब 4 से 5 एकड़ जमीन थी, आम का बाग और थोड़ी बहुत व्यापारिक कमाई हो जाती थी। और कांशीराम बचपन से ही तेज दिमाग के थे। स्कूल में जातिगत भेदभाव से दूर रहे क्योंकि सिख धर्म की शिक्षाओं ने उन्हें बराबरी का पाठ पढ़ाया। 1956 में उन्होंने रोपड़ के सरकारी कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली और ये वो दौर था जब आजादी के बाद आरक्षण की वजह से दलित युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां खुल रही थीं। तब कांशीराम ने भी 1958 में पुणे की एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो गोला बारूद की फैक्ट्री थी, उसमें क्लास 1 अधिकारी के रूप में नौकरी ज्वाइन की। यहाँ वो लैब असिस्टेंट से लेकर ऊंचे पद तक पहुंचे। लेकिन ये नौकरी उनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बनी, बल्कि एक ऐसी घटना का गवाह बनी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो घटना जो कांशीराम की राजनीतिक जिंदगी की नींव बनी। दोस्तों, ये 1964 का वाकया है जब फैक्ट्री में एक दलित कर्मचारी जिसका नाम दीना भाना था, जो जयपुर से थे और 4th कैटेगरी के कर्मचारी थे और वो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी मांगी, लेकिन सीनियर अधिकारी ने मना कर दिया। इसके बाद विवाद बढ़ा, दीना भाना को सस्पेंड कर दिया गया। उनके साथी महाराष्ट्र के DK खापर्डे, जो महार जाति के थे, उन्होंने समर्थन किया तो उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। कांशीराम, जो खुद क्लास 1 अधिकारी थे, उनसे ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी न देने वाले की जब तक छुट्टी न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने विरोध किया, जिसके बदले उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। गुस्से में उन्होंने इस अधिकारी की पिटाई तक कर डाली। ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसने दलित कर्मचारियों के हक के लिए एक बड़े संगठन को जन्म दिया। हाँ, यही वो पल था जब कांशीराम ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और वंचितों की लड़ाई में कूद गए। इस कहानी को बामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने एक इंटरव्यू में विस्तार से बताया है, जो बहुजन नायक किताब में भी इसका जिक्र है। ये किताब बद्री नारायण ने लिखी है, जो 2017 में पेंगुइन बुक्स से प्रकाशित हुई है। दोस्तों, इस घटना के बाद कांशीराम ने महसूस किया कि सिर्फ SC/ST नहीं बल्कि OBC और अल्पसंख्यकों को भी जोड़ना होगा। उन्होंने पढ़े लिखे दलितों और पिछड़ों को संगठित करने का बीड़ा उठाया। 6 दिसंबर 1973 को उन्होंने बामसेफ की कल्पना की और 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली के बोट क्लब मैदान पर इसकी औपचारिक स्थापना हुई। इसके 3 संस्थापक थे। पहले दीना भाना, दूसरे DK खापर्डे और तीसरे कांशीराम। कांशीराम तीसरे नंबर पर थे, लेकिन नौकरी छोड़ने की वजह से वो सबसे आगे आए। बामसेफ का मकसद था सरकारी कर्मचारियों को गोलबंद करना, उनकी तनख्वाह का हिस्सा संगठन को देना और मनुवादी व्यवस्था को तोड़ना। और आज ये संगठन 31 राज्यों के 542 जिलों में 25 लाख से ज्यादा सदस्यों के साथ काम कर रहा है। इसकी पुष्टि वामन मेश्राम ने एक साक्षात्कार में की, जो द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 15 मार्च 2023 को प्रकाशित एक लेख में उल्लेखित है। बामसेफ से आगे बढ़ते हुए कांशीराम ने 1981 में DS4, जिसका मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसकी स्थापना की।
ये राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन इसका नारा था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। ये नारा इतना जोरदार था कि दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को एकजुट करने लगा। कांशीराम ने साइकिल मार्च निकाला, 7 राज्यों में 3000 किलोमीटर की यात्रा की और अगड़ी जातियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उनकी रणनीति थी बहुजनों, जिनकी आबादी 85% थी, उन्हें संगठित करना, क्योंकि वो कहते थे अगर 50% बहुजन एकजुट हो जाएं तो केंद्र में पिछड़ों की सरकार बन सकती है। उन्होंने अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को आधार बनाया और N फॉर नेसेसरी, D फॉर डिजायर, S फॉर स्ट्रॉन्ग का फॉर्मूला दिया। दोस्तों, ये रणनीति उनकी किताब दी चमचा एज में विस्तार से बताई गई है, जहां उन्होंने दलित नेताओं को चमचा कहा, जैसे जगजीवन राम और रामविलास पासवान कांग्रेस बीजेपी की कठपुतली बताया। दोस्तों, कांशीराम की राजनीतिक रणनीति में विवादित बयान और नारे अहम थे। वो मंच पर आते और कहते अगर ऊंची जाति के लोग हैं तो यहां से चले जाएं, क्योंकि अब नारे लगेंगे जो आपको चुभेंगे। उनका सबसे विवादित नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। यहाँ तिलक ब्राह्मण, तराजू वैश्य, तलवार क्षत्रिय को कांशीराम कहते थे। ये नारा दलितों के सदियों के शोषण का गुस्सा था और 1983 में लखनऊ में एक रैली में पहली बार गूंजा, जिसकी वजह से पूरे यूपी में हंगामा मच गया। नवभारत टाइम्स अखबार ने 15 मार्च 2023 के एक आर्टिकल में इसे उत्तेजक नारा कहा। इसके अलावा एक और नारा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसने दलितों की राजनीतिक चेतना जगाई। और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुलायम सिंह यादव से गठबंधन पर मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि 1993 के यूपी चुनाव में SP BSP गठबंधन ने सरकार बना ली, लेकिन गठबंधन टूटा क्योंकि कांशीराम की रणनीति थी कि वो किसी से भी समझौता नहीं करेंगे, अपनी शर्तों पर सत्ता चलाएंगे। वो कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए, और ये रणनीति काम भी आई। साल 1984 में BSP ने पहला चुनाव लड़ा, जांजगीर चांपा सीट जीती, जो अब छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 1984 में ही कांशीराम ने बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर। तब उन्होंने कहा राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सभी ताले खोल सकती है, और बसपा की ये रणनीति थी कि दलितों को सत्ता तक पहुंचाना, अंबेडकर गांव विकसित करना, जमीन बांटना। 1988 में इलाहाबाद से VP सिंह के खिलाफ कांशीराम लड़े, हालांकि उन्हें केवल 70,000 वोट ही मिल पाए। इसके बाद 1989 में पूर्वी दिल्ली से तीसरे स्थान पर रहे और 1991 में वो इटावा से सांसद बने और 1996 में होशियारपुर से। इतना ही नहीं, 1998 में राज्यसभा भी पहुंचे। हालांकि इन सब के इतर उनकी रणनीति में पैसा भी अहम था। वो कैडर से चंदा इकट्ठा करते, चुनाव हारने पर भी भत्ता देते, लेकिन वो सादगी के कायल थे। कभी परिवार नहीं बसाया, पूरा जीवन बहुजनों को समर्पित किया। और इससे जुड़ा एक किस्सा भी है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, एक ढाबे पर ऊंची जातियों के लोग दलितों की पिटाई की बात कर रहे थे। कांशीराम ने सुनकर मारपीट तक कर दी। ये किस्सा SS गौतम की किताब में है, जो 2015 में दैनिक भास्कर के एक लेख में जिक्र किया गया है। दोस्तों, धीरे धीरे BSP की गाड़ी आगे बढ़ी और कांशीराम की विरासत में मायावती का नाम जुड़ा। 1977 में दिल्ली में 21 साल की मायावती को भाषण देते सुन कांशीराम इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके पिता से कहा अपनी बेटी को बसपा और दलितों की सेवा में लगा दो, और मायावती ने खुद घर छोड़कर पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद साल 2001 में कांशीराम ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया। 1995 में मायावती पहली दलित महिला CM बनी। कांशीराम कहते थे मैं किताबें नहीं, लोगों को इकट्ठा करता हूँ। लेकिन 2003 में कांशीराम को स्ट्रोक आया। 2006 में डायबिटीज और हार्ट अटैक से 9 अक्टूबर को उनका निधन हो गया और इस दुनिया को अलविदा कहकर वो चले गए। वो बौद्ध धर्म अपनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन सत्ता मिलने तक टाल दिया। उनकी मौत पर लॉस एंजलिस टाइम्स ने 11 अक्टूबर 2006 को ओबिचुअरी छापी, जिसमें उन्हें दलितों का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा कहा। दोस्तों, आज BSP की हालत भले ही कमजोर हो, लेकिन कांशीराम की रणनीति आज भी प्रासंगिक है। वो कहते थे ब्राह्मणवाद जहां सफल है, कोई और वाद सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, कांशीराम की ये कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष से सत्ता मिलती है और सत्ता से समानता। ये वो नेता थे जिन्होंने दलितों को हरवाहा से हाकिम बनने का मंत्र दिया।
उनकी जयंती पर याद करते हैं उस शख्स को जिसने राजनीति को बहुजनों का हथियार बनाया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।